एक और शानदार सा क्वेश्चन, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन, IIT JEE एडवांस का ये क्वेश्चन है 2008 का, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। एंड यकीनन तौर पर अभी तक जितनी सारी बातें आपको पढ़ाई गई हैं, मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड, आर्ग्यूमेंट या उसे एम्पलीट्यूड कह लें, रोटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनकी हर एक चीज़ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और समझा है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से वर्कआउट कर पाएंगे। इसे लेंदी देखकर डरना है, घबराना मत। ये 4 या 5 स्टेप का क्वेश्चन अगर आपको सारे कंसेप्ट पता हैं तो, ऑल्दो हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन और एक्सप्लोर इसे करेंगे, पर जैसा हमारा प्रोटोकॉल है, मैं चाहूँगा कि अगर ये एक अच्छा क्वेश्चन है तो मुझसे ट्राई करने से पहले आप ये खुद से एक बार अटेम्प्ट करें, स्क्रीन पॉज करें, अप्रोच देखें, कमेंट में आंसर लिखें और मुझे बताएं कि आपने इसे कैसे और क्या वर्कआउट किया। मैं चाहूँगा कि आप आंसर लिखें, तो जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, और फिर हम इसे साथ में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। मेरा यकीन है आपने इसे ट्राई किया और आपने इसे समझा और आंसर निकाला। अब देखते हैं कि क्या निकला और कैसे निकला। पहले क्वेश्चन समझो। द बेस्ट थिंग अ पर्सन शुड डू इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। उसे विजुलाइज करो, उसे इमेजिन करो, उसका पिक्चराइजेशन करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा तो फिर बात खत्म हो गई। क्योंकि हमने शुरुआत से सीखा है सर, शुरुआत से बड़ी बेसिक सी बात सीखी है, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। मतलब मेरा यकीन करिए, अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व होना तो दूर की बात। तो इन्वेस्ट सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इन्वेस्ट सम टाइम, क्योंकि यहीं पर तो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। एक तो गिवन की क्या क्या दिया, बचपन में जो आप स्टेप बाय स्टेप लिखते थे कि गिवन फिर सोल्यूशन, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप मॉडस ऑपरेंडी आपको सिखाया गया कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगी, आप इसे फॉलो करोगे और ऐसे आंसर लाओगे। वही बात यहाँ सोचनी है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो सिर्फ डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट। आई होप जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो कॉन्शियसली आप पूरे तरीके से प्रेजेंट होते हो उस मोमेंट में, और आप हर एक पॉइंट का, हर एक लाइन का, हर एक कीवर्ड का सिग्निफिकेंस निकालते हो और वो कीवर्ड्स आप फेच करते हो। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन रीडिंग की बात करूं तो क्वेश्चन रीडिंग कैसे की जानी चाहिए समझते हैं। पहले तो कह रहा है अ पार्टिकल पी स्टेट फ्रॉम द पॉइंट z0 और z0, जो भी आप कहना चाहें, 1 + 2 आयोटा। तो आर्गेंड प्लेन पर सर एक पॉइंट है, मैं ब्रेन में कैसे सोच रहा हूँ वो लाउड थिंकिंग में करके बता रहा हूँ। आर्गेंड प्लेन पर देयर इज अ पॉइंट, है ना, वेयर आयोटा इज दिस। आई होप ये तो बात पता है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि आर्गेंड प्लेन पे कहीं एक पॉइंट है ना। आई होप आप भी इमेजिन कर पा रहे हो। इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट। सर अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन और हॉरिजॉन्टली, क्या आप बात समझ पा रहे हो? हॉरिजॉन्टली मतलब शिफ्ट किया, ओरिजिन से दूर, कितना यूनिट्स? 5 यूनिट। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो आर्गेंड प्लेन में। मैं ड्रॉ करके भी बेशक इसे बताऊंगा, पर मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लिक होना चाहिए। और अच्छा पार्ट, क्वेश्चन को ब्रेक करो। सर यहां तक पढ़ा, इतना ड्रॉ कर लो, फिर अगली लाइन पढ़ो, फिर अगला ड्रॉ करो, और इस तरीके से आप एक क्वेश्चन ट्राई करिए। आई होप आप ये आर्ट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली ट्राई करते हैं, समझते हैं और विजुअलाइजेशन के साथ ट्राई करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। अ पार्टिकल P स्टेट फ्रॉम द पॉइंट z0 या स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट z0 1 + 2 आयोटा। तो सर आपके पास एक पॉइंट है ना, 1 + 2 आयोटा, तो हमारा वही आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन में कहीं ना कहीं 1 + 2 आयोटा रहा होगा, है ना। तो लेट्स से ये है पॉइंट आपका, जिसको मैं लिख लेता हूँ 1 + 2 आयोटा, और इसे उसने क्या लिख दिया था, इसे उसने डिनोट किया है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z0। क्या इसमें कोई परेशानी? मतलब ऐसे ही कुछ होगा, बेशक वो थोड़ा सा और कहीं बनाऊंगा, बट मैं तो एक रैंडम सा थॉट ले रहा हूँ, है ना। वेयर आयोटा इज दिस, इट मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय 5 यूनिट्स। अब ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर जा रहा है। अब अगर ये ओरिजिन से 5 यूनिट्स दूर जा रहा है तो आप बात समझो ना, एक सेकंड दीजिए मुझे। ओरिजिन से 5 यूनिट दूर जा रहा है हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब किधर? इस तरफ। दूर मतलब इस तरफ भी जा सकता था, पर उसने कहा अवे फ्रॉम ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अवे मतलब इस डायरेक्शन में। 5 यूनिट, अभी ये जो पॉइंट है ये क्या है 1, तो ये है 1,0। 5 यूनिट आगे शिफ्ट किया, 5 यूनिट्स डिस्टेंस आगे शिफ्ट किया, तो कहना है इसे जब ये नया पॉइंट जो आपको मिलेगा वो होगा 6,0, तो होगा ये यही एक्स एक्सिस के पैरेलल, बट ये जो नया पॉइंट होगा इसमें 5 यूनिट्स डिस्टेंस ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा सर, ये होगा 6 + 2 आयोटा। ये इसकी नई पोजीशन है। वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा। क्या ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आए? बस मैं ये तो कह रहा हूँ, ये तो आप विजुलाइज ही कर सकते हो ना, इसमें क्या डिफिकल्ट है। अच्छा, अगर ये बात समझ आई तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें सुनिएगा। यहां से अगर मैं आगे बढ़ूं तो सुनिएगा ध्यान से। एंड देन vertically away from origin by 3 units, vertically away from origin by 3 units, so 3 units vertically away from origin। फिर वही बात, सर पहली बात है कोऑर्डिनेट कहाँ है? सर कोऑर्डिनेट इसका है यही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब इस तरफ नहीं, इस तरफ तो ओरिजिन के पास आएगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय हाउ मेनी यूनिट्स? सर बाय 5 यूनिट्स। तो सर अब जो बारी आई है, अब जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, जो कि
अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, आप इसको कहेंगे 0,2। यहाँ से वो 5 यूनिट्स ऊपर गए, तो यहाँ से अगर 5 यूनिट्स डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट किया है ना, इसे मैं कह लेता हूँ लेट्स से 5। मेरे ख्याल से मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, पहले कितना था, पहले भी 5 था, अभी वो 3 है ना, एंड देन वर्टिकली अवे फ्रॉम 3 यूनिट्स। मैंने गलत पढ़ा, तो यहाँ पर ये 5 नहीं है, यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट्स 3। आई होप ये बात आपको ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी चली, 3। अब आप इमेजिन करो ये इसी के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल चला, तो एक्स कोऑर्डिनेट वही 6 रहने वाला है, लेकिन आपने 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट कर दिया और यहाँ ले आए, और जैसे ही यहाँ लाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 6 ही रहेगा, लेकिन 3 यूनिट्स ऊपर गए तो 2 + 3 कितना, 2 + 3 5। तो अब जो नया कोऑर्डिनेट मिलेगा वो होगा 6 + 5 आयोटा। क्या यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है? ये कितना आसान क्वेश्चन है अगर आप चीज़ें ठीक से विजुलाइज करते हो तो। क्या आपको बात समझ आ रही है? अच्छा, अब क्या, अब अगर हम आगे देखें तो क्या बोल रहा है वो, टू रीच अ पॉइंट Z1। तो अब जो ये फाइनली पहुंचा है सर, इस पॉइंट को दे कॉल इट Z1। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखो उसने बात घुमा के कही ना, और आप यकीन करो ये कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है। वो यही बात ऐसे भी कह सकता था कि इसको हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो उसने घुमा के कहा बस इसलिए कि वो चेक कर पाए कि आप ये बातें समझते हो या नहीं, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स कैसी हैं। जब आपको एक लैंग्वेज पढ़ने को दी जाती है तो आप उसको पढ़ के समझ पाते हो या नहीं, क्योंकि एज अ पर्सन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव हो रही हैं, और यही तो चेक किया जा रहा है कि आप एज अ पर्सन चीज़ें इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं, अपनी बातें रख पाते और समझा पाते हैं या नहीं, और लोगों की कही बातों को सही इंटरप्रेट कर पाते हैं या नहीं। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल एंड दैट इज बीइंग असेस्ड वाया दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये सब कुछ एसेस हो रहा है। अगर सर आगे बढ़ें तो फिर क्या अगला पार्ट, अगला पार्ट जो आ रहा है, फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I + J। सर I + J क्या होता है हमें नहीं पता, मैं कह रहा हूं अगर कोई कह रहा है वेक्टर I + J, तो वेक्टर चैप्टर के दौरान हम इस बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अगर मैं आपको एक हल्की सी क्लैरिटी दूं और आपको रियलाइज हुआ क्वेश्चन ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर, ना सिर्फ कोऑर्डिनेट, बल्कि वेक्टर्स को भी मर्ज किए हुए, तो यहाँ पर कितने सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, और देख के घबराने की जरूरत नहीं। हर कंसेप्ट बहुत बेसिक सा सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो, और उन्हें अप्लाई आप कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है वेक्टर I + J की डायरेक्शन। अब I + J होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। I + J, अगर मैं I + J को अगर ट्रीट करूँ, आप सिंपल सा I और J है ना, तो I और J को आप X और Y मान लो, तो बेसिकली ये कुछ लिखा हुआ है X + Y जैसा। अब जब कोई कह रहा है ना X + Y, तो X + Y का मतलब है, मतलब इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं I और J के वो हैं 1 1। I का भी कोफिशिएंट 1 है, J का भी कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर वापस, मतलब इसे आप ट्रीट कर सकते हो 1,1, 2,2, 3,3 ऐसा, मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये कैसा चल रहा है, I + J का मतलब है जितना I उतना J, जितना I उतना J। मतलब अगर I 1 चला तो J भी 1 चला, अगर I 2 चला तो J भी 2 चला। आई होप आप ये पॉइंट समझ पा रहे हो। इस तरीके से इस वेक्टर को अभी फिलहाल, चूंकि वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग आपको कम है, इस तरीके से आप इसे ट्रीट कर सकते हो। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? चूंकि जब हम वेक्टर्स पढ़ लेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट को और क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे आप। तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सर वो वेक्टर I + J की डायरेक्शन में कितना चला, √2 यूनिट्स। अब उसने उसको √2 यूनिट्स ऐसे चला दिया। I + J की डायरेक्शन में चलने का क्या मतलब है, इस पर बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। मान लो यहाँ से, बस मैं एक सिंपल सा आपको सिनेरियो देता हूँ। मान लो ये आपका ओरिजिन है ना, यहाँ से I + J की डायरेक्शन। अब सर जब यहाँ भी उतना ही और यहाँ भी उतना ही चलना है, मतलब क्लियरली सर ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जैसा सिनेरियो रहा होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब सर जितना x होगा उतना ही y होगा, यानी ये दोनों सिनेरियो इक्वल होंगे। और ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 डिग्री है। इस बारे में बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जिस दिन हम वेक्टर्स पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं अपना वेक्टर्स का नॉलेज यूज कर रहा हूँ जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना। इस वाले पार्ट को थोड़ा सा बस ऐसे समझ लो कि I + J मतलब एक ऐसा वेक्टर है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर वाले कंसेप्ट सच कहूँ तो, है ना, कि जो 1 यूनिट ऐसा और 1 यूनिट ऐसा, 2 यूनिट्स ऐसा तो 2 यूनिट्स ऐसा चल रहा है। तो बिल्कुल सर एक राइट एंगल ट्रायंगल जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्लियरली ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका हाइपोटेन्यूज है √2, अगर इसका हाइपोटेन्यूज है √2, तो क्या कमेंट की जा सकती है? सर बेसिक सी बात, अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी a होगी, है ना, तो a² + a² √2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी 2a² 2 के इक्वल होगा, यानी a की वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब सर अगर यहाँ पे भी 1 डिस्टेंस चला और यहाँ पर भी 1 डिस्टेंस चला, तो हाइपोटेन्यूज के कॉन्टेक्स्ट में 1/√2 डिस्टेंस चलेगा। बस ये वो बात कहना चाह रहा है। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है कि x कोऑर्डिनेट भी 1 यूनिट से आगे बढ़ा दो, y कोऑर्डिनेट भी 1 यूनिट से आगे बढ़ा दो, तो I + J वेक्टर की डायरेक्शन में √2 यूनिट के डिस्टेंस के वो इक्विवेलेंट है। क्या ये बात आपको डाइजेस्ट हुई? अगर नहीं भी हुई है तो चिंता मत करिएगा, इतना सा ये जो पार्ट है ये हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के दौरान और डिटेल में।
बट आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आया। बस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, आप सुनते जाइए। मेरे ख्याल से आशीष सर ने आपको पढ़ाया है फिजिक्स में, तो वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें रिकॉल कर पा रहे होंगे आप। खैर, अगर मैं काम की बात कर रहा हूँ तो वो कह रहा है √2 यूनिट्स i + j की डायरेक्शन मूव किया, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मीनिंग है हमारे लिए क्या, कि वो 1 यूनिट वर्टिकली और 1 यूनिट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुआ। मतलब एक छोटा सा काम और 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट उधर ऐसे बढ़ा दिया, है ना। तो अब मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा अलग से बना ले रहा हूँ। 6 + 5 आयोटा आपके पास है ना। आपके पास क्या है सर, आपके पास है कहीं पर 6 + 5 आयोटा। अब इसने आप 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट इधर बढ़ाया, तो यहाँ कहीं जाकर आपको क्या मिल गया, यहाँ कहीं जाकर आपको मिल गया 7 + ऑफ कोर्स 6 आयोटा, क्योंकि बेसिकली आपने x कोऑर्डिनेट को भी और y कोऑर्डिनेट को भी एक यूनिट से बढ़ाया। यानी इस i + j की डायरेक्शन में तो आपने ऑफ कोर्स उसको √2 यूनिट से बढ़ा दिया। ये कौन सा वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये आपका वेक्टर है i + j, जिसकी डायरेक्शन में आपने उसे कितना बढ़ा दिया, जिसकी डायरेक्शन में आपने उसको √2 यूनिट्स बढ़ा दिया है। इस बात में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है आप इसका ये वाला मीनिंग भी समझ पाए। ऑल्दो वेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे वेक्टर्स चैप्टर के दौरान, बट अभी जो कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है। तो ये फाइनल वेक्टर है जो बात घुमा फिरा के इतनी कही गई। अब अगर ये वो फाइनल वेक्टर है 7 + 6 आयोटा, 7 + 6 आयोटा, तो क्या, तो सर अब वो कह रहा है एंड देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सर अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया अगर मैं सच बताऊं तो। इट मूव्स थ्रू एन एंगल π/2 in the anti-clockwise direction on a circle with center at origin to reach a point Z2, Z2 will be given by। अब तो सर ये क्वेश्चन रोटेशन का है, आप समझो कितना आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शुरुआत से आसान था, बस फेयर था इस क्वेश्चन को समझने का। तो सर 7 + 6 आयोटा एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है सर। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन कितना आसान था। क्वेश्चन इतना आसान था कि आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सर, जो कि यहाँ कहीं है, लेट्स से 7 + 6 आयोटा। इसे आपको घुमाना है, इसे आपको घुमाना है एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 डिग्री से। π/2 आपके एंगल से, डिग्री नहीं, वो रेडियन है ना। और बस ये ध्यान रखना है कि ओरिजिन आपका सेंटर हो। तो सर ओरिजिन से कनेक्ट करो पहले, तो ओरिजिन से कनेक्ट किया, आई होप आप बात समझ पाए। अब घुमाया π/2 डिग्री से, कौन सी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो हम यहाँ कहीं पहुँच जाएंगे। और ये आपने घुमाया ऐसे कितना, ये आपने इसे घुमाया π/2 रेडियन से। तो वो पूछ रहा है इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब ये आपका सर्कल है, क्या आप बात समझ पाए। और इस सर्कल का सेंटर कहाँ है, सर्कल का सेंटर है ओरिजिन। अब अगर मैं बेसिक सी बातें आपसे कहूँ तो ये है आपका Z1, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 और ये है आपका ओरिजिन। अब आपको सिर्फ रोटेशन अप्लाई करना है स्टूडेंट्स और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? मतलब मैं कहूँगा आपसे कि ये क्वेश्चन कितना आसान है, सुनिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन कितना आसान है समझते हैं। सर मुझे दिया है Z1 और O, इसे घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और निकालना है Z2 और O। तो सर सीधी सी बात है, रोटेशन थ्योरम यूज कर ले, है ना। अच्छा, क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है? पता है। क्यों पता है? क्योंकि सर ये एक सर्कल की रेडियस है और ये भी उसी सर्कल की रेडियस है। तो Z1 और O की डिस्टेंस और Z2 और O की डिस्टेंस सेम है। और अगर ये डिस्टेंसेस सेम है तो मुझे इनका रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/1 1 ही रहेगा, तो इट विल नॉट अफेक्ट आवर आंसर टेक्निकली। पर फिर भी मैं पूरा सिस्टमैटिकली लिखता हूँ ताकि आपको रोटेशन थ्योरम याद हो जाए और इसका एक अच्छा रिविजन ऑफ फाइनली कर लें। तो सर हमें कहाँ पहुँचना है? हमें Z2 - O तक पहुँचना है। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा Z2 - O। सर ये किसके इक्वल होगा? सर ये इक्वल होगा Z2 - O के मॉड को डिवाइड करिए जिस ओरिजिनल से आप घुमा कर ला रहे हैं Z1 - O से, और क्या करिए, और सर इसे मल्टीप्लाई करिए आप कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 - O से, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसे आपने घुमाया। और सर इसे कितने डिग्री से घुमाए? सर एंटी क्लॉकवाइज, माइंड यू एवरीवन, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉजिटिवली ही रीड करेंगे π/2 से, तो e⁻∗ π/2 रेडियन आपका ये टर्म होगा जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आपको ये रोटेशन थ्योरम याद है? इसके बारे में बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हम अभी तक करते आए हैं और मेरे ख्याल से अब तो ये कंसेप्ट आपको याद हो चुका है। सर आपने इतना घुमा फिरा के क्यों लिखा? बस रीजन इतना सा था कि मैं आपको फिर से वो कंसेप्ट रिवाइज करवाऊँ। पर एक समझदार स्टूडेंट जो IIT JEE एडवांस की तैयारी कर रहा है वो सीधे सीधे लिखेगा, पता है क्या? वो डायरेक्टली लिख देगा कि सर Z2 - 0, तो लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, Z2 विल बी इक्वल टू Z2 - 0 अपॉन Z2 - 0, Z1 - 0, और उनके मॉड्स, तो उनके मॉड्स क्या होंगे? ये भी वही और ये भी वही, क्योंकि रेडियस है। तो 1 अपॉन मतलब समथिंग अपॉन द सेम थिंग, 1 और 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो फिर Z1 - 0, Z1 - 0 मतलब क्या? वो लिखेगा Z1 इंटू e⁻∗ π/2, वो डायरेक्ट ये लिखेगा, वो इतना नहीं लिखेगा, पर इंटरनली उसके ब्रेन में प्रोसेस होगी, उसे ये पता होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो?
यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जा रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो। बच ये क्या रहा है, Z1 और ये बस। तो अब तो चीज़ें आसान है। तो सर अब अगर मुझे आंसर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा ये कहना है ये स्टेप स्ट्राइक होनी चाहिए, है ना। अगर ये आपको दिख रहा है तो हमें Z2 निकालना है। सर Z1 पता है क्या, Z1 पता है सर, Z1 कितना है, तो Z1 है, Z1 अगर मैं देखूं तो हमने निकाला था Z1 था 7 + 6 आयोटा। तो कुछ मत करो सर, 7 + 6 आयोटा। अच्छा सर सारी बातें छोड़ो, क्या आपको e⁻ आयोटा π/2 पता है? याद करो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट जो इतनी बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुका होगा, इस कंसेप्ट की, उसे e⁻ आयोटा π/2 स्ट्राइक करेगा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, e⁻ आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos π/2 0, आयोटा sin π/2 1, यानी आयोटा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू उसके दिमाग में क्लियर होगी आयोटा, तो वो लिखेगा इसे इनटू ऑफ कोर्स आयोटा। और ये क्या है स्टूडेंट Z2, और इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो हो जाता है 7 आयोटा प्लस 6 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 6 इंटू आयोटा स्क्वायर -6, तो ये जाने वाला है -6 + 7 आयोटा, जो कि क्या है आपका Z2, और यही क्या होगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। तो -6 + 7 आयोटा। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ इजी दिस क्वेश्चन वाज एंड हाउ इजीली इट कैन बी डन? मेरा पॉइंट फिर से वही है, अगर क्वेश्चन को ठीक से समझोगे तो बहुत इजीली आप वर्कआउट कर लोगे। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? एक बार इसे अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट है तो देख लीजिए, फिर हम आगे साथ में प्रोसीड करेंगे।